नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं कल से जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं वह अब आने वाले नेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं हिंदी साहित्य के। तो इसमें हमने 2023 के जो मार्च में एग्ज़ाम हुई थी उसके प्रश्न देख रहे हैं। इसके पहले हमने 44 नंबर तक प्रश्न देखे थे और इसके आगे 45 से आप देखेंगे। इसमें 45 नंबर का प्रश्न है कि आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आत्मकथा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए इसमें से सही कौन से है हमें देखना है। इसमें जो सही है वह है, मैं सही पढ़ता हूँ क्योंकि पूरे यदि पढ़ते तो समय ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम नज़दीक है तो पूरा कवर करना पड़ता है। बनारसीदास जैन की आर्द्व कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, यह एक कथन सही है। दूसरा जो है वह है जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीद टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है, यह भी सही है। और अंतिमतः जो है वह है 5 नंबर का अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। इसके बाद 46 नंबर का प्रश्न काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। अभी काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण क्या है यह हम जानते हैं। तो इसमें से सही विकल्प बी नंबर का है। तो उसमें से सही क्या है, क्लिष्टत्व दोष क्लिष्टत्व दोष वेद नटताग्रह जोरी अरद करी को बैरवे हम खात, यह एक है। और दूसरा एक है दृष्टमत्व दोष, इसमें है मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज वेग लजायो, यह एक है। दूसरा है अप्रतित्व दोष, हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभवा, यह जो है इसमें सही है। दूसरा है कि 47 नंबर का काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। अभी काव्य रीति के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं तो यह इसमें पढ़ेंगे। ए नंबर का पहला जो है वह सही है, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन में किया, यह सही है। दूसरा है दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, यह भी रीति काव्य के बारे में सही है। और तीसरा जो है आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया, यह भी सही है। तो इसके आगे का प्रश्न देखते हैं 48 नंबर का। 48 नंबर का प्रश्न है कि कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथन पर विचार कीजिए। अभी कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथन कौन से है यह पहचानना है। तो इसमें से है पढ़ता हूँ मैं। एक जो है कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजना, यानी कल्पना को ईश्वरीय शक्ति कॉलरिज ने माना है, यह सही है। दूसरा है कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। जैसे कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, उनमें से एक है मुख्य कल्पना और दूसरी है गौण कल्पना, यह एक सही है। और तीसरा है मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है, यह एक इसमें कॉलरिज के कथन कल्पना के बारे में सही है। अभी 49 का देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार कीजिए। जैसे अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कौन से कथन सही है यह जानते हैं हम। यह जानने के लिए हम जैसे कि इसका कौन से सही है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी उस ज़माने में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसमें यह एक सही है। और दूसरा जो है 3 नंबर का है, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले थे, यह भी सही है। और 5 नंबर अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले हैं, यह भी बात सही है। अभी 50 नंबर दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। अभी दलित विमर्श से संबंधित कौन से कथन सही है यह जानते हैं हम। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है, यह कथन सही है।
दूसरा क्या है, तो दूसरा जो सही है वह है ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की दलितों के उद्धार के लिए, ये भी सही है। और दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है, यह एक सही है। उसके बाद है कि सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त है। तो सतपुड़ा के जो जंगल है इस कविता में जंगल के संबंधित कौन से विशेषण आए हैं, यह देखते हैं। तो इसमें से है डी में से कौन से सही है, जैसे नींद में डूबे हुए से यह एक विशेषण आया है, और घिनौने घने यह एक आया है, और कंप से कनकने यह एक सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगलों से प्रति विशेषण आए हुए हैं। इसके बाद का प्रश्न हम देखते हैं जो कि 51 नंबर 52 नंबर का होगा। प्रिय प्रवास किन छंदों में रचित है। अभी प्रिय प्रवास तो यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो यह तो प्रिय प्रवास जो है यह द्रुत विलंबित छंदों में रची गई है। नहीं, नीचे विकल्प दिए हुए, मैं तो एक ही विकल्प पढ़ रहा था, उसमें से बी जो है, बी में कौन कौन से छंद आए हैं। इसमें है देखो, प्रथम द्रुत विलंबित छंद एक है, उसमें दूसरा एक है शार्दुल विक्रीडित, यह एक छंद है, और मंदाक्रांता यह एक छंद है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत पदों में गोपी उद्धव को किन वचनों से संबंधित करती है। यानी भ्रमर गीत में जो गोपियाँ है वह उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती है, यानी किन वचनों से उनको बुलाती है या बातें करती है। तो इसमें से है सी नंबर का जो होगा वह सही होगा। इसमें सी नंबर में क्या है, जोग सिखावन पांडे, 3 है मधुकर मधुमतवारे, और एक है उसमें है देखो घोष बड़ो व्यापारी, यह एक है। अभी महिला आंचल की स्त्री पात्र है। अभी महिला आंचल में कौन सी स्त्री पात्र है, तो उनमें से 54 नंबर का प्रश्न है। तो उसमें से हमारा जो सही उत्तर है वह है बी में कौन कौन है, फुलिया एक है, फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी, यह महिला आंचल उपन्यास के पात्र है। अभी देखिए, मैं जब से यह 2023 मार्च का प्रश्न पत्र है हमारे सामने, तो इसमें देखिए किस प्रकार प्रश्न पूछे। प्रश्न ऊपर दिया है, नीचे पर्याय दिया, और नीचे जो कूट दिए उस कूट में से उत्तर चुनना है। अभी तमस उपन्यास के पात्र है, तमस उपन्यास के पात्रों में से कौन कौन से पात्र है तमस उपन्यास के, तो इसमें है देखो सी नंबर सही है। सी में क्या है, हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त, यह तमस उपन्यास के पात्र है। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से संयोग लिया। अभी मानस का हंस यह अमृतलाल नागर ने लिखा है तुलसीदास के जीवन पर। तो इसमें किस किस पुस्तक के सहारा लिया है, किस किस पुस्तक से उन्होंने संदर्भ लिए हैं, तो यह बताते हैं हम। तो इसमें है देखो डी नंबर सही है। डी नंबर में केवल कौन से है, तुलसी काव्य मीमांसा, इसका एक सहारा लिया है। काशी का इतिहास इसका एक, और अकबर इसका एक लिया है। तीसरी कसम कहानी के पात्र है। अभी तीसरी कसम यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्ध एक कहानी है। तो इसके पात्र कौन कौन से हैं, इसके पात्र है देखो लाल मोहर एक है, पलरदास भी है, और धुनीराम यह भी है। महेश्वर और बेनू पटवारी यह तीसरी कसम कहानी के पात्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैगरिन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए, यह है। तो गैगरिन कहानी के संदर्भ में विचार करते हुए देखते हैं कि हम इसमें इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है, यह इसमें गलत होगा, क्योंकि इसमें पिता पुत्र का नहीं, एक परिवार की कहानी है। और दूसरा जो है यह है, दूसरा सही है। इस कहानी में अज्ञेय के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है, यह सही है। अज्ञेय ने मध्यवर्गीय परिवार की जो विषमता है वह चित्रित की हुई है, यह उसके बारे में सही है। तीसरा कथन क्या है, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है, यह भी सही है। और इसके बाद 4 नंबर का, इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया है। तो गैगरिन का यह जो गैगरिन कहानी है इसमें पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया नहीं गया है। अभी
जो 3 नंबर है, इस कहानी में आज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रस्ता को चित्रित किया है, यह सही है। इसमें जो मालती होती है, मालती और उसके बेटे के टिट्टी, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो दाम्पत्य जीवन की जो सारहीनता है इसको प्रकट किया है। और इसमें सही और क्या है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, यह भी सही है। तो इसके बाद है 59 नंबर, एक जो आषाढ़ का दिन पर है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से है? अभी मल्लिका के कौन से कथन है आषाढ़ के एक दिन में? तो यह देखते ही इसमें है, देखो, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो, यह एक इसमें मल्लिका का कथन है। और दूसरा जो है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा, यह भी कथन मल्लिका का है आषाढ़ का एक दिन में। और इसके बाद है, ये प्रतिज्ञा मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है, यह एक कथन उसमें मल्लिका का है। उसके बाद है 60 नंबर का, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत दुर्दशा के बारे में कौन से कथन सही है, यह देखते हैं हम। इसमें जो है सही जो कथन है, इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए हैं, यह एक कथन सही है। और इसके बाद है दूसरा, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, यह भी सही है। और अंतिमतः का जो है वह है, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं, यह भी सही है। 61 नंबर का है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी अध्यापक पूर्ण सिंह के कौन से कथन है? तो इसमें है, कोड जो दिया है उसमें से ये नंबर सही है। ये नंबर के जो कथन है वह मैं पढ़ता हूँ। इसमें से हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। इसमें पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी जो भाषा थी उसमें सर्वाधिक अपना लेखन योगदान दिया है। उसके बाद एक है, वह है, देखो, पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ जी जीवनी 1924 में लिखी है, यह भी सही है। उसके बाद एक है, देखो, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे, यह भी सही है। इसके बाद का देते हैं अगला प्रश्न, शिव शंभू के चीटे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो शिव शंभू के चीटे जो निबंध है उसके संबंधित कौन से कथन है, यह हम पढ़ते हैं। इसमें से है, देखो, बी, इसमें शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है, यह सही है। अगला है, इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं, यह भी सही है। और अगला है, शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुराशा मानते हैं, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर का, जो किसी निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी निम्न में से जो प्रताप नारायण मिश्र जी निबंधकार है, इनके बारे में कौन से कथन सही है, यह हम जानते हैं या देखते हैं। जैसे प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, यह कथन प्रताप नारायण मिश्र के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, देखो, अगला इसका जो पर्याय है वह होगा, उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है, यह भी सही है। और अगला जो है वह है, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, यह भी सही है। अभी आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आवारा मसीहा के जो शरद चंद्र उपाध्याय के ऊपर लिखा हुआ है उसके बारे में दिखते हैं। उसमें से जो है वह है, गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखने को मिलता है, यह सही है। और उसके बाद है, देखो, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र गंगूर में रहे थे, यह भी सही है।
और उसके बाद एक है देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। यह एक कथन इसके बारे में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए, जो कि तुलसीराम ने आत्मकथा लिखी हुई है और ये भाग 2 है। मुर्दहिया, अभी मुर्दहिया के बारे में विचार क्या करना है, तो इसके बारे में कुछ तुलसीराम के गांव का नाम 12 गांव है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक है। बाबा हरिदास, यह इसके विकल्प थोड़े गलत हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में फिर चर्चा करेंगे। इसमें 66 नंबर आप देखते हैं। 66 नंबर जो है वह मिलान करने के लिए है। इसमें 66 नंबर में तत्पुरुष समाज जो है, तत्पुरुष समाज का क्या होगा? शिवालय। द्वंद्व समाज, यह लवकुश यह होगा। और अव्ययभावी समाज का यथामति यह होगा। और बहुविग्रही समाज का जो है वह चक्रपाणी यह होगा। इसके बाद दूसरा भी है, वह भी जो सुमिलित कीजिए या मिलान कीजिए है। इसमें है देखो 67 नंबर, यह भी संप्रदाय और प्रवर्तक, इनसे ये करना है। अभी श्री संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन हो सकते हैं? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से रामानुजाचार्य है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य है। इसके बाद फिर से सुमिलित कीजिए है। सुमिलित कीजिए में जैसे कि सुमिलित कीजिए, जैसे मंटो मेरा दुश्मन, यह किसकी रचना है? तो मंटो मेरा दुश्मन यह जो है यह एक मिनट, मंटो मेरा दुश्मन यह उपेंद्रनाथ आष्क की है। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। हाँ सही है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ आष्क का है। ए और वे यह जैनेन्द्र कुमार का है। जंजीरें और दीवारें यह रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और प्रेमचंद घर में यह जीवनी शिवरानी देवी की है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर का। इसमें भी ग्रंथ का नाम और उसका प्रकाशन वर्ष दिया है सुमिलित करने के लिए, तो यह हम सुमिलित करेंगे ही। 69 नंबर का इसमें है देखो काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश जो है इसमें काव्य प्रकाश का है, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ। और चंद्रालोक का समय जो है, चंद्रालोक का समय 13वीं शताब्दी है। कुवलयानंद का प्रकाशन या कुवलयानंद का समय जो है वह है कुवलयानंद का 14वीं शताब्दी है। और साहित्य दर्पण का समय नहीं, गलत हुआ है, यहाँ फिर से बताता हूँ मैं। काव्य प्रकाश का जो समय है, काव्य प्रकाश का समय 11वीं शताब्दी, यह मैंने सही बताया था, 11वीं शताब्दी। और चंद्रालोक का जो समय है वह चंद्रालोक का समय 13वीं शताब्दी है। कुवलयानंद का समय जो है, कुवलयानंद का समय 17वीं शताब्दी है। और साहित्य दर्पण का समय 14वीं शताब्दी है। इसके बाद का अगला 70 नंबर का, यह भी सुमिलित कीजिए। पुस्तक और आलोचक, यह किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है, यह सुमिलित करना है। इसमें है देखो गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और तुलसी काव्य मीमांसा जो है उदय भानु सिंह की आलोचनात्मक किताब है। तुलसी आधुनिक वातायन से, यह जो है यह तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ की है। और लोकवादी तुलसीदास यह विश्वनाथ त्रिपाठी की है। और 71 नंबर का यह भी है, सुमिलित कीजिए। तो इसमें है देखो सुमिलित कीजिए प्रथम खंड, इसमें शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड और उसके शीर्षक क्या क्या है यह पहचानने के लिए कहा गया है। तो इसमें देखते हैं प्रथम खंड का नाम जो है, प्रथम खंड का नाम है
उषा और ईश्वर, यह प्रथम खंड का नाम है शेखर एक जीवनी का। द्वितीय खंड का नाम है देखो, द्वितीय खंड का नाम यहाँ पर बीज और अंकुर यह है। और तृतीय खंड का जो नाम है वह है मैं फिर से पढ़ता हूँ। प्रथम खंड का नाम उषा और ईश्वर है। द्वितीय खंड का नाम है बीज और अंकुर। तृतीय खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष। और चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। इसके बाद अगला प्रश्न यह भी सुमिलित कीजिए। किरण और पात्र और कहानी, यानी कौन सा पात्र किन कहानी का है, किस पात्र किस कहानी का है, यह पहचानना है। यहाँ पर जो देखते हैं हम, जैसे कि किरण जो है वह कानों में कंगना नामक पात्र की है। लक्ष्मा जो है, लक्ष्मा कोशिका घटवार कहानी की पात्र है। अनीता जो है वह अनीता राही कहानी की पात्र है। और श्यामनाथ चिप की दावत कहानी का पात्र है। यहाँ नाटक और नाटक के पात्र दिए हुए हैं 73 नंबर के प्रश्न में। यहाँ पर सम्मिलित करते हैं हम। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र यहाँ पर लीला है। और आंजो दीदी नाटक का पात्र राम है। बकरी नाटक का पात्र जो है यहाँ पर बकरी नाटक का पात्र राम है। और स्कंदगुप्त नाटक का पात्र जयमाला है। और फिर से सुमिलित कीजिए 74 नंबर का है। यहाँ पर जो इसका संपादन किसने किया है, जैसे कि निबंध जो है चिंतामणि भाग 1, 2 ऐसे है ना, तो यहाँ पर किस भाग का किसने संपादन किया है यह पूछा है। चिंतामणि भाग 1 का संपादन किसने किया है, यह जो प्रश्न है, तो इसका चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन जो है वह डॉक्टर आचार्य शुक्ल सोई खुद ने किया है। चिंतामणि भाग द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है वह आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। और तृतीय भाग का चिंतामणि भाग 3 का जो प्रकाशन है वह किया है डॉक्टर नामवर सिंह है। और चिंतामणि भाग चतुर्थ का जो है उसका प्रकाशन, उसका संपादन किसने किया है, तो उसका संपादन किया है देखो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने। और इसके बाद अगला 75 नंबर का देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाई, यानी देवनागरी का जो मानकीकरण हुआ है उसमें से उसमें जो भी सुझाव थे वह सुझाव क्रमागत लगाइए या क्रम लगाइए, यह है प्रश्न। तो उसमें है देखो बी नंबर का सही, बी नंबर का, जैसे कि सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानडे के सुझाव यह प्रथम बार आते हैं। और उसके बाद आते हैं काकेलकर, जो महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार लिपि थी, यह 2 नंबर पर आता है। और 3 नंबर जो है वह है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, यह स्थापित की गई थी। और चतुर्थ नंबर पर आता है आचार्य देवेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित है, यह कहता है। और जो डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद, यह एक कर्मगात नंबर से आता है, यह उनका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के रामविलास शर्मा के कृतियों का सही अनुक्रम या प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम जो कि रामविलास शर्मा के ग्रंथों का, तो उसमें है देखो पहला है आस्था और सौंदर्य, दूसरा है भाषा और समाज, और तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और इसके बाद है नई कविता और अस्तित्ववाद, और 5 नंबर का है प्राचीन भारत के भाषा विकास, यह सही है। इसके बाद है अगला प्रश्न, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले बाद यानी स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं का सही अनुक्रम, यानी पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, ऐसा। तो इसका है 77 नंबर का प्रश्न है बी। तो इसमें है देखो पहले बार जो ब्रह्म समाज पहला स्थापित हुआ, दूसरी बार उसके बाद प्रार्थना समाज आता है, फिर आर्य समाज आता है, और फिर जो है वह है
फिर आता है थियोसिकल सोसाइटी और अंतिमता आता है रामकृष्ण मिशन। जैसे कि कामायनी के सर्गों को पहले से बाद में क्रम में लगाइए। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो वहाँ पर यह जो पहला कौन सा है और यानी क्रम और लगाना है। पहला आता है, देखो, श्रद्धा पहला सर्ग है, काम दूसरा सर्ग है, लज्जा तीसरा सर्ग है और कर्म जो है वह चौथा सर्ग है और अंतिम सर्ग जो है वह ईड़ा सर्ग है। निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले क्रम यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। इसमें से राग दरबारी, मैला आंचल, आपका बंटी, मानस का हंस और झूठा सच, इसमें से जो है इसमें भी थोड़ा एनटीए ने उत्तर सूची में बराबर नहीं दिया है, तो बाद में बताएंगे हम। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर बाद के क्रम में लगा यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो उसमें से जो है वह पहली कहानी कौन सी है? कानों में कंगना सबसे प्रथम प्रकाशित हुई है। उसके बाद है आकाशदीप, उसके बाद है ईदगाह और उसके बाद आती है परिंदे और उसके बाद राजा निर्बंसिया। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में यानी अंधेर नगरी की नगरी में पहले कर्मवार जो संवाद है उसका स्थान रखना है। तो उसके स्थान में रखते हैं हम जो पहला है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, यह पहला आता है। उसके बाद आता है चना चूर चूर चमूर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, यह दूसरे नंबर पर आता है। चना खाते मियाँ मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे, यह आता है। और तीसरे नंबर पर आता है चूरन से हिंद में आया, इतना धन बल सभी घटाए, यह आता है। और उसके बाद का जो है वह है चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर पाता, यह अंतिम है। 82 नंबर का देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी कथन सही और कथन गलत, यह पहचानना है। तो ये का कथन बताते हैं कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है, यह कथन सही है। महत्वपूर्ण योगदान जो है हर एक भौगोलिक क्षेत्र का उस भाषा के मानकीकरण पर असर पड़ता है, तो यह कथन सही है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो इसके जो है कथन दोनों सही है और दोनों की व्याख्या जो है वह भी सही है। यह दूसरा है, यह भी कथन भी है। इसमें देखते हैं बघेली बोली के अन्य दो नाम लड़िया और खलथाई है। अभी बघिया बोली के दोनों नाम आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।